हेलो गाइस, दिस इज़ इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड सीरीज़ के थर्ड पार्ट के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मार्केट में म्यूचुअल फंड के लार्ज, मिड, स्मॉल एंड मल्टी कैप फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या होता है, और एक इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी और फॉर्मूला बताएंगे जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और लास्ट में डिस्कस करेंगे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड के वो कैटेगरी है जो मार्केट की लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैपिटलाइजेशन मतलब वो कंपनी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। इस कंपनी के मैक्सिमम म्यूचुअल फंड अपना 70 से 80% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टॉप लार्ज 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए लार्ज कैप फंड में रिटर्न के मामले में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता नहीं है और ये स्टेबल भी रहता है। इसे हम सब ब्लू चिप फंड भी कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड के वो कैटेगरी है जो मार्केट की मिडिल रेंज कैपिटलाइजेशन कंपनी और मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 से लेकर 250 कंपनी तक अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप से इसका ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होने का साथ साथ रिस्की भी होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड के वो कैटेगरी है जो मार्केट में अभी नया आए हैं। ये कंपनी साइज में भी बहुत छोटा होता है और ये रेस्टलेस की तरह काम करता है, इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत रहता है। ये नॉर्मली मार्केट में लिस्टेड टॉप 250 से लेके 500 तक कंपनी में फंड के फंड मैनेजर को अपने होल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 70 से लेके 80% तक अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कंपनी में एक्सपोजर देना पड़ता है। इसीलिए इस कैटेगरी के फंड में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ रिस्की भी बहुत है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड के वो कैटेगरी है जो मार्केट में लिस्टेड टॉप से लेके 500 तक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल ये तीनों कैप इंक्लूड रहता है। लेकिन अभी सेबी का नया रूल के हिसाब से कोई भी मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर को अपना होल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25% लार्ज, 25% मिड एंड 25% स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखना ही होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड के वो कैटेगरी है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज नहीं करता है। इसे नॉर्मली पैसिव फंड भी कहते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है कंपेयर टू एक्टिव फंड। नॉर्मली एक्टिव फंड में फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पर्टिकुलर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंडेक्स फंड नॉर्मली अलग अलग इंडाइसिस में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे एक इंडाइसिस है। एग्जाम्पल निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। अगर आप निफ्टी 50 के कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट निफ्टी के टोटल 50 कंपनी में होल्डिंग एक्सपोजर के हिसाब से वो डिवाइडेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी के टॉप 5 होल्डिंग कंपनी को ले लेता हूँ। तो रिलायंस में 10% होल्डिंग है, HDFC बैंक में 9.50% होल्डिंग है, इन्फोसिस में 8.60%, HDFC में 6.50% एंड ICICI बैंक में 6.40% होल्डिंग है। तो इसके हिसाब से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए हुए आपके हर 1000 रुपीज़ कुछ इस तरह से डिवाइडेड होता है। रिलायंस में 10% होल्डिंग है, मतलब आपके 1000 रुपीज़ डिवाइडेड 10 इक्वल टू 100 रुपीज़। HDFC बैंक में 9.50 हिसाब से 95 रुपीज़, इन्फोसिस में 8.60% के हिसाब से 86 रुपीज़, HDFC में 65 रुपीज़ एंड ICICI बैंक में 64 रुपीज़। ठीक इसी तरह आपके 1000 रुपीज़ हर 50 कंपनी में ऐसे डिवाइडेड होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर एक फार्मूला और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ही होगा। मार्केट में बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी एंड सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके पास अपने गोल के लिए मिनिमम 10 साल से ज़्यादा टाइम है तो आप बेझिझक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो फार्मूला को पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है 100 माइनस आपकी एज। एग्जाम्पल के लिए मैं खुद को ले लेता हूँ। मेरा अभी करंट एज चल रहा है 25 ईयर्स। तो रूल के हिसाब से 100 माइनस 25 इक्वल टू 75। तो मैं अपना हर 100 रुपीज़ में से 75 रुपीज़ इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा और बाकी 25 रुपीज़ गोल्ड, डेब्ट फंड, FD में रखूंगा। तो मेरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहेगा मैं वैसे वैसे इक्विटी में एक्सपोजर को कम करता रहूँगा। मतलब नेक्स्ट ईयर जब मेरे 26 ईयर ओल्ड होगा
तो मैं इक्विटी में 100 माइनस 26 इक्वल टू 74% इन्वेस्ट करूँगा। पिछले साल के हिसाब से इस साल मेरे इक्विटी में 1% होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है और सेफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। अगर आप लॉन्ग रन में हैंडसम रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक थंब रूल को यूज़ करना ही होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, मार्केट में ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ओपन एंडेड फंड मतलब आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को परचेस और सेल कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड फंड में आपके इन्वेस्टमेंट करने का बाद अकॉर्डिंग टू पॉलिसी रूल्स ये नॉर्मली 3, 5 या 7 साल का अंदर ही होता है। इसके बाद आप अपने अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का 4 टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पास कितने म्यूचुअल फंड होना चाहिए, नंबर 2 सेबी क्या है, नंबर 3 बीएससी और एनएससी किसे कहा जाता है। क्योंकि और 2-3 वीडियो के बाद हम सब स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।